नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुलामी की बेड़ियां तोड़ आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन 3 महीने से कम में पाकिस्तान के होश फाख्ता है। जमीनी स्थिति पाकिस्तान के पक्ष में समय नहीं है। भारत लगातार शांति चाहता रहा है, प्रयास किया, और आज भी राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस और ईरान समेत अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक अहम बैठक की। प्रयास अफगानिस्तान के लोगों की मदद का था और यह देखना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुंह फुलाए बैठा रहा, नहीं आया। अफगानिस्तान में शांति का क्या है भारत का मास्टर प्लान? भारत का खेल, पाकिस्तान फेल। इसी पर है आज हल्ला बोल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान राज के करीब 3 महीने बाद भारत ने अपना दम दिखाया है। अफगानिस्तान संकट के समाधान और शांति के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नई दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुलाकर भारत ने अफगान संकट के हल करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता मजबूत तरीके से दुनिया के सामने जाहिर कर दी है। हिंदुस्तान के बड़े ज़बरदस्त रिलेशन रहे अफगानिस्तान के साथ में। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेवल इम्प्लीकेशन हैं और इंटरेस्ट हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से अफगानिस्तान की सरजमी जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो या वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी हो हिंदुस्तान के या किसी और नेबरिंग कंट्रीज़ के। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है टू होल्ड अ मीटिंग ऑन अफगानिस्तान एट दी NSA लेवल, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो पहली बार है कि सारी की सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अफगानिस्तान संकट और वहां शांति के लिए NSA लेवल की इस बैठक में एशिया के तमाम देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। बैठक में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के NSA शामिल हुए। इस सम्मेलन को नाम दिया गया दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। पाकिस्तान ने पहले ही इस बैठक से किनारा कर लिया था, जबकि चीन ने शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में भागीदारी से मना कर दिया था। अजीत डोभाल ने कहा है कि वक्त एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समय है। भारत को भरोसा है कि इस बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी। दिस इज द टाइम फॉर क्लोज कंसल्टेशंस अमंगस्ट अस, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $3 अरब से ज्यादा की रकम खर्च की है। तालिबान भी मानता है कि भारत ने अफगानिस्तान के कायाकल्प में अहम योगदान दिया है, लेकिन कट्टर तालिबानियों के सत्ता में आने के बाद से भारत समेत तमाम एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चिंता है आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे देशों से तालिबान की नजदीकियां। दिल्ली डायलॉग के जरिए इन्हीं चिंताओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में चिंता की जिन 5 बड़ी वजहों पर चर्चा हुई है वो हैं सीमा पार से आने वाला आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, शरणार्थियों की समस्या, अफगानिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए NSA अजीत डोभाल के बुलावे पर रूस, ईरान जैसे कई महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दिल्ली में बैठक काफी अहम रही। बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए। इस बैठक से साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद
भारत अफगानिस्तान में अपनी सामरिक और राजनीतिक पकड़ लगातार बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से पाकिस्तान की भूमिका पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरह वहां सरकार गठन में आईएसआई ने दखल दिया, जिस तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान राज की शान में कसीदे पढ़े, वो एशिया के तमाम देशों के लिए चिंता का विषय है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। अफगानिस्तान संकट पर जब भारत ने एनएससी लेवल की बैठक बुलाई तो पाकिस्तान और उसके समर्थक देश चीन ने कन्नी काट ली। पाकिस्तान और चीन की इन चालबाजियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आगाह कर चुके थे। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों के बीच अफगानिस्तान संकट पर एशिया के 8 देशों की एकजुटता से साफ है कि अफगान संकट हल करने में भारत की भूमिका सबसे अहम है। बात सिर्फ तालिबान राज की ही नहीं है, अफगानी नागरिकों के हितों की है, अफगानिस्तान में शांति की है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत शांति और प्रगति का प्रयास निरंतर करता रहा है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल खेल रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है और आतंक को समर्थन की वजह से ही क्या भुखमरी और कंगाली की कगार पर आ गया है पाकिस्तान? यह हम नहीं, खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। हम आपको सुनवाएंगे। हल्ला बोल में आज हमारे साथ है मेजर जनरल संजय मिस्टन। आप अफगानिस्तान में भारत के पूर्व डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी इन्फेंट्री, क्योंकि सुरक्षा पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। हमारे साथ आरिफ अब्बासी जुड़ रहे हैं, नेता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के। कमर चीमा, पाकिस्तान के प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल मिस्टन, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, यह जो महत्वपूर्ण पहल भारत ने की है, इसमें दिल्ली न आकर क्या पाकिस्तान ने गलती की? क्षेत्रीय शांति, इस पूरे क्षेत्र में शांति का एक महत्वपूर्ण मौका पाकिस्तान ने क्या जानबूझकर गंवा दिया? गौरव, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने गलती की या नहीं की वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं रखनी थी पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है और टेररिस्ट कैसे शांति वार्तालाप में आएगा वो बहुत क्लियर था। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये एनएसए लेवल में मीट हुई है और जो हमने भारत ने पहल किया है, ये बहुत अच्छी पहल हुई है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी आप यही समझिए कि अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो टोटल 7 हैं जी, 7 कंट्रीज, जिसमें भारत शामिल है और चाइना भी शामिल है। उन 7 देश में 5 देश आज इंडिया में थे जो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, और फिर 2 हैं जो उनके इमीडिएट नेबर्स के ऊपर हैं, जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, और रशिया भी है, क्योंकि हमेशा रशिया का इंटरेस्ट यहाँ पर रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। तो आप देखिए मेजॉरिटी हैव अटेंडेड, उन्होंने इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान नहीं हुए। पाकिस्तान तो खैर आना ही नहीं था, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन चाइना भी अभी शायद एक जाल में फंस चुका है, क्योंकि वो सोच रहा है पाकिस्तान से और टेररिज्म से अलाइन करने में। बड़ी बात आपने की, क्या चाइना भी पाकिस्तान के जाल में फंस चुका है, जिस तरह से पहले अमेरिका फंसा था पाकिस्तान के जाल में? लेकिन अमेरिका अब फोन भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान को। आरिफ अब्बासी साहब, बहुत छोटा दिल दिखा पाकिस्तान का, सरकार का। भारत का प्रयास हमेशा की तरह अफगानिस्तान के लोगों की मदद का था, शांति का था। अफगानिस्तान के लोगों की मदद उनको जरूरत भी है इस समय,
क्या पाकिस्तान डर गया कि दुनिया देखी कि भारत किस तरह मदद करना चाहता है और पाकिस्तान सिर्फ कब्जा दिखाना चाहता है? आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। इंडिया का अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना, हम समझते हैं कि ये एक तरह का जुर्म हम इसको समझते हैं, क्योंकि इंडिया की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के हालात को खराब करने की तरफ लेके जाना होगा तो इंडिया जबरदस्ती खामखा का फरीक बनने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में। वहां पर संसद, वहां की संसद को बनाना, खराब करना है माहौल, वहां डैम, सलमा डैम बनाना, सड़कें बनाना, प्रगति अस्पताल बनाना, ये माहौल खराब करना है और वहां पर रेडिकल इस्लामिक टेरर फैलाना, ये डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, अपने मफादात के लिए वहां 29 अड्डे राह के कायम करना कौंसल खानों के नाम पे, और जितनी वहां 3-4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के मादियानियात पे कब्जा कायम करने के लिए और उसके साथ पाकिस्तान और चाइना को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई है। हम ईमानदारी से समझते हैं कि इंडिया किसी तरह भी अफगानिस्तान के मसले में फरीक नहीं है, वो जबरदस्ती की कोशिश कर रहा है, और जो कि अफगानिस्तान के अवाम के लिए, अफगानिस्तान के अमन के लिए, अफगानिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है। इसलिए और आप ये मानते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान भूखमरी की कगार पे ले आया है अफगानिस्तान को। खुद पाकिस्तान भूखा मर रहा है और वही भूखा वो अफगानिस्तान को मार रहा है। जनरल कुलकर्णी, ये जो पाकिस्तान बात करता है, ये इसमें क्या कोई तुक है कि वहां पर 29 अड्डे हैं रॉ के? अरे भाई, फिर क्या कर लिया आपने उन 29 अड्डों का 15 अगस्त के बाद जब तालिबान का राज चला? गौरव इस बात को साफ साबित करता है कि पाकिस्तान जो है टोटल हेट इंडिया, मकसद इंडिया। अगर कुछ भी हो जाए, किसी तरीके से डीप स्टेट को चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान, कुछ भी हो जाए, खुद भूखमरी में मर जाए, दूसरे को कुछ भी कह दे, नाम कुछ भी दे दे कि भारत जो है रॉ के अड्डे बनाए हैं, इन्होंने जो 2-3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे बरखिलाफ किया है, हमारे दोस्त चीन के बरखिलाफ किया है, वहां पे आतंकवाद फैलाना चाहता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आरिफ भाई, कैसी आप बात सोच रखते हैं? हमारे आप सिबलिंग्स हैं और इस तरह की अगर आप सोच रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये एक पड़ोसी देश बनने के नाते अफगानिस्तान की उन्नति के लिए अफगानी खुद चाहते हैं कि हिंदुस्तान आए। आप देखिए, रूस आपके साथ खड़ा दिख रहा था, अभी तक क्या हुआ? ईरान खड़ा दिख रहा था आपके साथ, क्या हुआ? सबने देख लिया है कि पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता है, पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। चीन इस बात को मानने लगा। चीन ने चाहे अपनी तरीके से कह दिया रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं, लेकिन चीन को मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ आज खड़ा ना हो तो पाकिस्तान सिंकियांग प्रोविंस में जाकर के आतंक फैलाएगा। चीन का वो जो बैकयार्ड है सॉफ्ट है, मतलब ऐसा सगा नहीं, कमर चीमा मैं आपके पास भी आऊंगा, ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे अब चीन हो। लेकिन नलिन कोहली, पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान परस्त लोग, उनका यह आकलन है कि भारत अब समाधान निकालने वाले देशों की फहरिस्त में नहीं है अफगानिस्तान की समस्या का समाधान निकालने के लिए। क्या बहुत देर हो चुकी है? जो पहल आज हुई ये पहले हो जानी चाहिए थी। गौरव जी, कोई ना देर होती है ना कोई जल्दबाजी। जहां तक देश की हम बात करें, जो हमारे देश की आवश्यकताएं हैं और कूटनीतिक जो काम होते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, और ऐसे मुद्दों पर जहां पर आपके सुरक्षा की बात हो अलग अलग देशों की, तो इनमें तो काम चलता ही रहता है, निरंतर चलता है, चलना भी चाहिए। जहां तक आज की जो वार्ता हुई है, जो NSAs नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अलग अलग देशों के 7 देश हैं जो आए हैं भारत, और उसमें ये सारे प्रमुख देश वही हैं जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द हैं। और अफगानिस्तान में जो परिस्थिति बदली है, किन कारणों से बदली, वहां तालिबान की सरकार आई है, उसके चलते हुए जो वहां के लोग हैं उनकी एक चिंता करते हुए, और साथ में इसके अफगानिस्तान से बाहर सुरक्षा पे क्या नतीजे होंगे, क्या प्रतिबिंब होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा, उसकी एक ऐसे गंभीर चर्चा है ये।
स्वाभाविक है अगर NSAs नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है, 7-8 देशों के, भारत को मिला के 8 देशों के एक साथ बैठे चर्चा करे तो ये गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से देखना चाहिए। पाकिस्तान आए नहीं आए वो उसको तय करना है, चीन के पास समय ना हो वो उनको तय करना है, लेकिन विश्व में एक चर्चा बन भी रही है और बढ़ेगी कि अफगानिस्तान की परिस्थिति में पाकिस्तान का क्या योगदान है और आगे क्या होने वाला है। इसकी भी चिंता पाकिस्तान को करनी है, भारत को नहीं। और पाकिस्तान को तो चिंता और भी बड़ी करनी है। मतलब पाकिस्तान जो अपने को बहुत बड़ा सूरमा समझता है, क्या पाकिस्तान एक्चुअली समाधान का नहीं समस्या का हिस्सा है? पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कमर चीमा, 15 अगस्त को तो आपके प्रधानमंत्री गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहे थे। अब 3 महीने बाद आटे दाल का भाव मालूम चल गया होगा। अब तालिबान के सेल्समैन बने फिर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर भी फोन नहीं आता आपके प्रधानमंत्री को। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है आमिर मुत्तकी, वो तो इस्लामाबाद में है और चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, उनके साथ एक डायलॉग हो रहा है। भारत की समझ नहीं आती, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले कहानी है। अमेरिका, रशिया, चाइना हमारे साथ अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। आप लहदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं उधर दिल्ली में और कह रहे हैं हम अफगानिस्तान के मसला हल करना चाहते हैं। आप अफगानियों को वीजे देना जनाब, आपने अफगानिस्तान के वीजे क्यों बंद कर दिए हैं? वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पाकिस्तान तो अफगानियों को खाना भी बेच रहा है, खुराक बेच रहा है, उनको पाकिस्तान आने की जो है वो आने के लिए कह रहे हैं। आपके पास खुद खाने को नहीं, आप अफगानिस्तानों को क्या खिलाएंगे? खुद तो 2 वक्त रोटी खाने को है नहीं आपके देश में, आप अफगानिस्तान को क्या खिलाएंगे? अगर अमन की बात करनी है तो देखिए, अजीत डोवल साहब ने अमन की बात करनी थी तो आते, मोहित यूसुफ क्यों नहीं आए? पिछले 7 साल अजीत डोवल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है टीटीपी को फंडिंग करके। आप कौन सी वहां पे सलाहकारियां कर रहे हैं? अच्छा, अगर अजीत डोवाल ने टीटीपी से दहशतगर्दी कराई तो आपने टीटीपी के साथ समझौता क्यों कर दिया? आपको तो तोड़ देना चाहिए था उनको। अफगानियों को दे, आपको अफगानिस्तान की इतनी फिक्र है, उनको ले आए अपने पास, उनको वीजे दे। सर, आप फैक्ट्स पे, नलिन कोहली जी फैक्ट्स पे आंसर नहीं कर पा रहे कमर चीमा। अगर भारत टीटीपी को समर्थन कर रहा है, या जैसे आपके नेतागण बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि टीएलपी का भी भारत समर्थन कर रहा है, तो भाई साहब आप क्यों उनके साथ डील पे डील करे जा रहे हैं? तोड़ दीजिए। नलिन कोहली जी, आप इंडो पैसिफिक में जाएं, अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ें। मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। अगर कमर चीमा जी अपना बोलना बंद करें तो शायद जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा उसका मैं जवाब दे पाऊं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की, भारत को अफगानिस्तान की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुसलमानों को गंदा करने के लिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ मुसलमानों मैंने को सुन लिया, दो। मैंने सुन लिया। इंडिया में हो, अरे आप थोड़ा सा इनका फेडर या तो डाउन करिए, ऐसे नहीं होगा ना। कमर साहब थोड़ा सुन लीजिए। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो कमर चीमा साहब को कोई सलाह दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, किसी भी धर्म का जगह हो, उसे 1.5 इंच का मस्जिद या 1.5 इंच का मंदिर ऐसा कहना किसी धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, आपको और कोई तर्क लगाने जरूर करिए, धर्म को क्यों खींच लेते हैं आप हर चीजों में। दूसरी बात, आपने कहा अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी, ये सब जो है ठीक है, आपका अधिकार है ऐसे कहने के लिए, लेकिन ठीक है, आप अपने राग पे चल ही रहे हैं ना, तो चलिए, किसने रोका आपको? कोई भारत बीच में रोक रहा है क्या? आपसे सबसे बढ़िया सवाल तो गौरव जी ने पूछ ही लिया। आप कहते हो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोवल जी, सुरक्षा सलाहकार, वो एक किसी की मदद कर रहे हैं 7 सालों से, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार उन्हीं व्यक्तियों के साथ समझौता कर रहे हैं, तो हम क्या मान ले आपके बयान से कि आप जो है उन लोगों के साथ समझौता करते जो आपके खिलाफ कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा कुछ तर्कों पे बात करें तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने का प्रयास कर सकते हैं। वो हथियार फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं हमारे सामने। सरेंडर कर रहे हैं? आपकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया सर। आरिफ अब्बासी साहब, मैं पाकिस्तानी मीडिया की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अरे कमर चीमा साहब, आपके जनरल साहब अपनी जेब से पैसे निकाल के तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं जब वो फैजाबाद इंटरचेंज पर। आरिफ अब्बासी साहब, चलिए, कमर चीमा साहब को तो आईएसआई ने एक पाठ पढ़ा दिया, वो यहाँ के वो रटाया बोल रहे हैं, लेकिन अब्बासी साहब आप तो एक पॉलिटिकल लीडर है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जेब से पैसे निकाल के फैजाबाद इंटरचेंज पर लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको दे रही है।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता कर रही है, ये कह रहे हैं कि वो जी इंडिया फंड कर रहा है। अगर इंडिया फंड कर रहा है तो भैया क्यों कर रहे हो आप उनके साथ समझौता? तोड़ दो उन लोगों को, नहीं तोड़ पा रहे। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी का सेल्समैन बना फिर रहा है। ये तो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ही अटक गया सर। जिस जीत की उम्मीद आपको थी, क्या वो आपको मिली? क्योंकि चीन ने भी अब आपके ऊपर $38 मिलियन का जुर्माना लगा दिया एक तरफ से। आरिफ अब्बासी साहब, कंगाली में आटा गीला हो गया सर आपका? पता नहीं आपको इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों है? नहीं, फिक्र नहीं है सर, हम तो देख रहे हैं सर। नहीं, मेरी बात सुने। क्यों नहीं आप बात करते कि इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में सिखों के सर, साथ अफगानिस्तान पर डिबेट हो रही है इस समय। या तो आप डर रहे हैं, आप चाइना के खिलाफ बोलने की आपको इजाजत नहीं है। $38 मिलियन का फाइन लगाया है कि नहीं लगाया है चाइना ने आपके ऊपर दासू डैम के बाद? जवाब सुन ले ना, आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुन ले। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा और आप गाड़ी का नंबर बताएंगे तो वो तो टाइम वेस्ट होगा सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको टीएलपी की फिक्र हो, आप कश्मीर की फिक्र करें, आप फिक्र करें किसानों के साथ क्या हो रहा है, आप फिक्र करें दलितों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आप फिक्र करें 40 करोड़ आपको भी बोला गया है कि जो चाइना ने डंडा मारा है पाकिस्तान को, उस पर आप नहीं बोल सकते। $38 मिलियन, आप अपने मुल्क के जैसे $38 मिलियन सर, क्योंकि हम तो कह रहे हैं अफगानिस्तान हमारा, अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है भारत की, अफगानिस्तान के साथ। और नलिन कोहली, जनरल मिस्टन और जनरल कुलकर्णी आपको विस्तार से बताएंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। वो तो पाक अधिकृत कश्मीर आप बैठ रखे हैं बीच में, जिसमें चाइना ने इस समय आपकी भी गर्दन मरोड़ी हुई है। लेकिन जनरल मिस्टन, पाकिस्तान बहुत हाथ पैर मार रहा है, सच्चाई यही है। कौन भरोसा करेगा इस ऐसे देश पर जब पाकिस्तान में ही इतना आतंकवाद है? चीन की ये जो दासू डैम परियोजना है वो अटक गई है, सीपीसी जनरल मिस्टन ठप हो गया है। क्या ये सच है या सच नहीं है? बिल्कुल सच है जो आपने बताया है, और इस पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ये जो दोनों इनके पैनलिस्ट हैं ये कुछ भी बोलते रहे। देखिए, हकीकत है, जब मैं अफगानिस्तान में था और मैं आज इन दोनों से पूछता हूं, क्या ये अफगानिस्तान में कभी आए? क्या ये ISAF हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स का हेडक्वार्टर था, उसमें कभी आए? वो अमेरिकन 4 स्टार जनरल द्वारा लेट हो रहा था, और उसमें पाकिस्तान के 4 कर्नल थे जो वहां लिएजन ऑफिसर्स पोस्टेड थे। मैं एज ए इंडियन डिफेंस अटैची वहां पर कितनी बार गया हूं, और इन्होंने एक झूठा वहां पर ISF को, अमेरिकन को बता रखा था कि इंडिया के इतने सारे कंसुलेट्स हैं, जैसे इन्होंने भी बोला कि ये करते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल ISF जनरल्स को उठाया। मैंने कहा, आपको उस समय मैं 2011-14 की बात कर रहा हूँ जी, एक सवाल पूछा कि आप लोग यहाँ पर 11 साल तो हो गए आपको इधर, आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है, सब कुछ है आपके पास, आप बताइए हमारे कितने कंसुलेट्स हैं? उन्होंने बोला कि आप कितने? मैंने कहा यही तो हकीकत है, इतने ही है हमारे कंसुलेट। एक जलालाबाद में था, एक कंधार में, एक हेरात में, एक मदार शरीफ। तो मैंने कहा फिर आप ये कैसे बोलते हैं? तो बोलते हैं हमें पाकिस्तान बोलता है। मैंने कहा पाकिस्तान की तो आदत है बोलना, आप यहाँ हकीकत आप जानते हैं, आप क्या इस हकीकत से कैसे दूर भाग रहे हैं? बोलते हैं नहीं, वो पाकिस्तान हमें बोलता रहता है। फिर मैंने कहा 4 एलओ से भी पूछा, उनके पास भी यही जवाब है कि नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान समाधान का हिस्सा है या समस्या का हिस्सा है अफगानिस्तान में? इज पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन? और ऐसी परिस्थिति में जो पाकिस्तान में बैठकें हो रही हैं, क्या उससे नतीजा निकलेगा, या लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात करते रहो ताकि आतंकवादी ना भेजे पाकिस्तान? क्या यह छवि है पाकिस्तान की? यह चर्चा हल्ला बोल पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान में समस्या का हिस्सा है या समाधान का? आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। इसमें 8 देश शामिल हुए। पाकिस्तान को न्योता तो गया था, लेकिन पाकिस्तान आया नहीं, मुंह फुलाए बैठा है। नलिन कोहली, अफगानिस्तान के लोग मदद चाहते हैं, उनको इस समय अनाज की बेहद जरूरत है। लगभग 150,000 मीट्रिक टन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जब अशरफ गनी की सरकार थी। प्रश्न यह है, भारत मदद करेगा? अगर करेगा तो कैसे करेगा? कैसे यह इंश्योर किया जाएगा कि हर अफगानी को मदद मिले, केवल एक तबके को नहीं, और वो अनाज पाकिस्तान की मंडियों में ना पहुंच जाए?
नहीं, आपने अंत में जो कहा गौरव जी, वो एक गंभीर चिंता का विषय है ही। पहली बात इसको माने कि भारत ने इस अभी तक, और आगे की नीति सरकार की ही रही, वहां जो अफगानिस्तान में सरकार का परिवर्तन हुआ है उसे स्वीकृति या उसे एक रूप से पहचाना नहीं है। देयर इज नो रिकग्निशन टू द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान उन देशों से में है जिन्होंने उसे एक किस्म से स्वीकारा है सरकार को। सेल्समैन बने रूस का वहां दूतावास जरूर है, पर उस सरकार को अभी उन्होंने मान्य नहीं माना है। अमेरिका तो इस प्रकार से एक प्रश्न है। दूसरी बात कि अफगानिस्तान की स्थिति में जो वहां हथियार अमेरिका छोड़ के चला गया, वहां की सरकार जो है कई अच्छी बातों उन्होंने किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वहां जमीनी हरकतें जो हम देख रहे हैं, जिसकी मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं कि उसके साथ वो विपरीत है। कह कुछ रहे हैं विदेश में जहां उनके सीनियर लोग जाते हैं तालिबान के, और जो वहां जमीनी हकीकत है वहां क्या हो रहा है वो एक बिल्कुल उसके विपरीत है। एक चिंता का विषय है महिलाओं को लेके, अन्य लोगों को लेके। कई न्यूज रिपोर्ट्स आते हैं कि लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे में सीधा कह देना कि मदद हो नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही है, इसमें स्वाभाविक एक चिंता उठेगी कि क्या अगर कोई मदद दी जाए वो गलत हाथों में चले जाए, उसका दुरुपयोग हो जाए, जिन लोगों के लिए भेजा जा रहा है उन तक नहीं पहुंचा जाए। तो ये सारे जो विषय होते हैं इन पर क्लैरिटी की आवश्यकता है, स्पष्टता की आवश्यकता है। और तो ये जो सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो 8 देशों के मिल रहे हैं जी, क्या समाधान केवल जनरल कुलकर्णी यूनाइटेड नेशंस के जरिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स या और ऐसे संगठनों के जरिए ही पहुंच सकती है मदद, कि जो फूड एड भी अगर पहुंचे तो हर अफगानी को मिले, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, किसी भी तबके का हो, और तालिबान उसे एक तो अपने पास ना रख ले और दूसरा पाकिस्तान की मंडियों में ना पहुंच जाए वो अनाज? इसमें कोई शक नहीं। यही एक कारण है कि ताजिकिस्तान को भी डर इसी बात का है, उज्बेकिस्तान को भी डर इसी बात का है, क्योंकि वहां ताजिक भी हैं, उज्बेक भी हैं, हजारा भी हैं। और यही कारण है कि आज जितना भी $30 मिलियन एड चीन ने तालिबान को दिया है, किसने इस्तेमाल किया है? भूखमरी में कौन मारा जा रहा है? कौन सी ऐसे समूह है जो आज परेशान में बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के? पाकिस्तान बार बार इस बात को दर्शाना चाहता है कि वो एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है पूरे सॉल्यूशन में। अगर वो प्रॉब्लम हट जाए तो मुझे लगता है सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर विश्व को इस बात का एहसास हो गया है, रूस को, ईरान को, तजाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, सबको एहसास हो गया है कि भारत जो है एक सहमति के द्वारा पूरे विश्व भर में, साउथ एशिया में शांति की पहल कर रहा है, और यही शांति की पहल वो भी चाहते हैं, क्योंकि सबने देख लिया है कि चीन जो है पाकिस्तान की मदद करेगा, और चीन और पाकिस्तान मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने एक दहशतगर्दी फैला रखी है, खुद अफगानी मानते हैं कि आज अफगानिस्तान की सरकार में जो तालिबान में है वो जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क ने जिस तरीके से गदर मचा रखा है अफगानिस्तान के अंदर, वो उसके से निकलना बहुत मुश्किल है। यही कारण है रिकग्निशन नहीं मिल रहा। लेकिन यही आतंकवाद तो खाए जा रहा है पाकिस्तान को भी और अब चीन को भी। मतलब ग्वादर में समस्या हो गई है, दासू परियोजना रुक गई है, $38 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है पाकिस्तान पर चीन ने। अमेरिका दबाव अलग बना रहा है, फोन नहीं कर रहा अब तक इमरान खान तो फोन के बगल पे बैठे रहते हैं, सुना है कमर चीमा साहब फोन से हटते नहीं है कि कब जो बाइडेन फोन कर ले। लेकिन कमर चीमा साहब, पाकिस्तान का क्या यही हाल हो गया है? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना चीन के हुए ना अमेरिका के। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भारत के वजीर आजम B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में थे, तो इंडिया ने तो फैसला कर लिया कि वो अमेरिकन ब्लॉक में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास चॉइस है कि हम बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं। हमने माजी में गलतियां की हैं कोल्ड वॉर में कि हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए, आप नॉन अलाइंड रहे, आपकी पॉलिसी अच्छी थी। अभी पाकिस्तान उस तरह क्लियरली ना चाइनीज ब्लॉक में जा रहा है ना अमेरिकन ब्लॉक में जा रहा है। हम अपना एक अच्छा ताल्लुकात सबके साथ रखना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान कामयाब है। हमें फाइनेंशियल चैलेंज पूरे आपका डेट कितना हो गया है? नलिन कोहली साहब आपको फैक्ट्स पर बताएंगे, जनरल मिस्टन आपको फैक्ट्स पर बताएंगे। सर, आपके पास पैसे नहीं है खाने के, आपको IMF भी अब आपको बोल रहा है डू मोर। आपको और ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना अनाज है।
बायस्ड है आप लोग सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका बायस्ड व्यू है। एक रैशनल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो पाकिस्तान अपने आप को अमेरिकन और चाइनीज के दरमियान बैलेंस करना चाह रहा है। मुश्किलात जरूर है लेकिन हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन कमर चीमा साहब, कैंप बदलने से सोच नहीं बदल जाती आपकी। सुनिए ना, आपका अपना YouTube का जो वीडियो है उसमें आप तहरीके लब्बैक को गाली दे रहे थे, उसमें आप तहरीके लब्बैक को टेररिस्ट बोल रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि तहरीके लब्बैक के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि जी तहरीके लब्बैक इंडिया का समर्थन है और पाकिस्तान फिर समझौता कर चुका है। आपके साथ इस समय क्या ये नहीं हो रहा है? और मैं एक बार फिर पूछूंगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, आप गिर गए सर दो इस समय बीच में। मैं बताना चाहता हूं 30 सेकंड। पहली बात तो यह है, मैं समझता हूं टीएलपी आज भी मिलिटेंट है, टीटीपी आज भी मिलिटेंट है। तो फिर उनको सीटें क्यों मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए? क्यों उनको सीटें मिल रही है? मिलिटेंट है तो मारो उनको। वो स्टेट की कमजोरी है, स्टेट कमजोर है, पॉलिटिशियंस कमजोर है, वो नहीं लड़ सकते इनके साथ। स्टेट आर्मी कमजोर है कि इमरान खान कमजोर है? भाई तो हर वजीर आजम की कोई ना कोई कमजोरी होती है। भारत में वजीर आजम की कमजोरी सिख है, सिख सड़कों पे आ जाती है। बिल्कुल भी नहीं है जी। चलिए, जनरल मिस्टन मुस्कुरा रहे हैं। जनरल मिस्टन ये तुलना कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की इमरान खान से, कैसे कर सकते हैं आप ये तुलना? लेकिन चलिए जनरल मिस्टन, जमीनी स्थिति पाकिस्तान का यही हुआ है ना कि अब इनके लिए क्या कहें कि इनकी दुविधा में दोनों गए, ना इनको माया मिली ना राम मिले। बिल्कुल आपने सही बोला है। पाकिस्तान के तो अभी बहुत ही बुरे हाल हैं और होने वाले हैं। और मैं तो अभी आपको बता दूं, जब मैं अफगानिस्तान में था, कई पाकिस्तानी वहां मिलते थे और मैंने उनके मुंह से सुना है, जो यंग जनरेशन है, इंग्लिश में बोलते थे वी रिग्रेट पार्टीशन। क्यों बोल रहे थे वो? इनसे पूछा जाए, वी रिग्रेट पार्टीशन। उनका बोलना था कि कहाँ इंडिया पहुंच गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जितनी भी गवर्नमेंट है उनके साथ कहाँ अभी हम लोग पहुंच गए हैं इकोनॉमिकली और हर लिहाज से हम इतने आगे हैं। और आप अपने को देखिए, आपकी जनता खुद पार्टीशन को रिग्रेट करती है और आपकी जनता ये भी बोलती है कि वो आर्मी ने किस प्रकार आपकी कंट्री में डोमिनेशन किया हुआ है और कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं अपने आपके बॉर्डर्स पे। तो और आम आदमी के पास पाकिस्तान में इस समय खाने को नहीं मिल रहा है। मैं आरिफ अब्बासी साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन इस समय नलिन कोहली जी, जो बैठक होगी पाकिस्तान में, अब आपने कमर चीमा साहब को भी सुना, आरिफ अब्बासी को भी सुना, उसमें चीन भी होगा, अमेरिका भी होगा, रूस भी होगा। क्या यह भारत के लिए आईना है? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज तो है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है या स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, क्योंकि हर परिस्थिति में फायदे नुकसान होते हैं। और गौरव, आप खुद जो है सुरक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। और अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे अफगानिस्तान का सन 80 के दशक से लेकर अब तक, तो जो बॉर्डर एरियाज पे उसके क्या परिणाम होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसीलिए मैं किसी चीज को उस रूप से नहीं देखता कि ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो गया, पाकिस्तान का एक ग्लोबल आइसोलेशन भी हो सकता है। आज पाकिस्तान FATF के ऊपर में ग्रे लिस्ट में तो कंटिन्यू कर ही रहा है। वहां कई डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, जो लगातार पाकिस्तान में सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। और ये बात जो है विश्व में देखी भी जाती है, छुपाया भी नहीं जा सकता। दूसरी बात, अभी जनरल साहब ने बोला और उस बात पर और रूप से हमें बात करनी चाहिए कि 47 में एक देश दो बना, पाकिस्तान और भारत दो अलग हुए, पर 47 तक तो एक थे। अब इन 70 लगभग सालों में पाकिस्तान कहां तक पहुंचा है उसे उसकी चिंता खुद करनी पड़ेगी, और भारत कहां पहुंचा है दोनों के बीच में ये तुलना दिखता है जी। भारत एक डेमोक्रेसी आज भी है, पाकिस्तान तो कभी डेमोक्रेसी एक रूप से बढ़ ही नहीं पाई। जब बनती तो कहीं ना कहीं लड़क जाती थी, आर्मी रूल आ जाता था। वहां पाकिस्तान के अंदर में आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, पर सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता है जी। इनके जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनको टेररिस्ट ग्रुप्स देखते हैं, वो पाकिस्तान में भी तो आतंकवाद करते ही है ना। तो वहां पर भी तो वायलेंस की एक प्रक्रिया है। जो माइनॉरिटीज की ये बार बार भारत के खिलाफ उठाते हैं या दलितों की बात जोड़ देते हैं, एक पैराडाइम या एक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव बनाने के लिए उन्हें भी देखना चाहिए। 10% थे वहां पर नॉन मुस्लिम्स, 1947 में 1% पे आ गए। तो पाकिस्तान की चिंताजनक स्थिति में है, पर ये तो पाकिस्तान के लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी ना। यही बात आरिफ अब्बासी साहब,
मोदी जी ने तो कोची में कहा था, एक आखिरी बात, कोची में मोदी जी ने एक बात कही थी कि ये लड़ाई जो है हमारी लड़ाई होनी चाहिए भूखमरी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, हमारी कोई पाकिस्तान की जनता के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन उस सोच के साथ है जो भारत को दुश्मन देश मानता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को वहीं रहना है जहां है, वो भी उसका अधिकार है, हम तो आगे बढ़ते चलेंगे ही, हम आगे बढ़ते चलेंगे। पाकिस्तान कहां रह जाएगा ये पाकिस्तान को सोचना है। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, अमेरिका पाकिस्तान का आपकी जो हवाई सीमा है वो भी चाहता है, एयर बेसिस भी चाहता है। क्या आर्मी सहमत होगी? क्या इमरान खान इस पर सहमत होंगे, या वो एब्सोल्युटली नॉट की स्थिति रहेगी और इसकी वजह से तकरार और बढ़ेगी? हाँ, पहले तो मैं वो जनरल साहब ने जो रिग्रेट की बात की कि यंग जनरेशन, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने से सबसे ज्यादा रिग्रेट जो है वो सिखों को है। तारा सिंह ने जो फैसला किया था 1947 में, चलिए उसको आप डिस्काउंट कर दीजिए, उसको आप रहने दीजिए, भारत की चिंता आप मत कीजिए सर। आप अपने देश के बारे में बताइए जहां आपके लोगों के पास ना खाने को है इस समय, ना ईंधन है इस समय। चाइना अपने $38 मिलियन मांग रहा है, तालिबान को आप कैसे खिलाएंगे जब खुद नहीं खा पाएंगे? बात करने दे, आपने सवाल किया तो मेरा जवाब ले ले। नहीं सर, आप इंडिया के बारे में मत बात करिए ना। मैंने आपको इंडिया के बारे में तो बात करने के लिए बुलाया नहीं है, मैंने आपसे पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए बात किया है। इंडिया के बारे में तो मैं नलिन कोहली से बात करूंगा, मैं जनरल मिस्टन से बात करूंगा, जनरल कुलकर्णी से बात करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा। आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र है तो हमें फिक्र नहीं है, हम तो बस जानकारी चाहते हैं, फिक्र हमें बिल्कुल नहीं है। तो आप जब पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी चीज पे बात कर रहे हैं तो हमें भी बताना चाहिए कि इस टाइम इंडिया में सिख बेचारे किस हैसियत में है। चलिए, आपको इसका मतलब आईएसआई ने आपको भी इजाजत नहीं दी है पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बताने के लिए। लेकिन जो अजीत डोभाल का, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये मास्टर प्लान है, क्या ये दिखाने का प्रयास है कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज आउट ऑफ द गेम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज इन द गेम और ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कुछ लोग ये कह रहे थे 15 अगस्त को ही कि इंडिया इज आउट ऑफ द गेम एंड पाकिस्तान हैज वन। क्या पाकिस्तान जीता है? ये निर्णय आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की राजधानी दिल्ली में बैठक, मुद्दा अफगानिस्तान। क्या पाकिस्तान फिर अटकाएगा रोड़े? हल्ला बोल जारी है, देखते रहिए आज तक। प्रयास अफगानिस्तान के लोगों की मदद का है, खासतौर पर अब जब सर्दियां बढ़ रही हैं, अनाज की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। क्या दुनिया के देश एकजुट होंगे? इस पर चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।